नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट अगर आप नहीं 1 देखे हैं पार्ट 1 तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री का। पार्ट 2 में 50 नंबर क्वेश्चन में है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों जब समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। जबकि परमाणु भार जब समान रहता है तो उसको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। और जब न्यूट्रॉन समान रहता है तो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। वहीं परमाणु संख्या अगर समान रहता है तो आइसोटोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक जिसका 20 है और आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्व का द्रव्यमान संख्या 40 है। दोनों तत्व का द्रव्यमान संख्या जब 40 है यानी समान है, तो जब द्रव्यमान संख्या समान रहेगा तो क्या कहलाएगा? समभारिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, यानी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे अगर क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, यानी पहले होता है 2 होता है, पहला कक्षा में 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 1 होता है। अब इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन जब संयोजकता की बात हो तो संयोजकता इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? 7 होगा। 8 2 10 और 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो ये 7 जो है इस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन कम रहा है, इसलिए वह एक इलेक्ट्रॉन जो है उस परमाणु का संयोजकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में, किसी तत्व की रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? रासायनिक गुणधर्म जो है तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। और बाद में जो है इसका पति कौन थे? एक पति पियरे क्यूरी भी इसके साथ जो है थोरियम और पिंच ब्लेंड में जो रिएक्शन होता है उस पर शोध करते हैं। और ये जो हेनरी क्यूरी इस रेडियो सक्रिय घटना की खोज कब किए थे? तो 1896 में घटना का खोज किए थे हेनरी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता मापी जाती है किसमें? तो जीएम काउंटर में मापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर में मापा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखा जाता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व को किस में रखा जाता है? शीशा में रखा जाता है, शीशा के पात्र में रखा जाता है। वहीं लोहा के पात्र में किसका रखा जाता है? पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। वहीं सोडियम की बात करें तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ये सब याद रहना चाहिए, जल में रखा जाता है। पारा को किस में रखा जाता है? लोहा के पात्र में रखा जाता है। और रेडियोधर्मी वस्तु को किस में रखा जाता है? तो शीशा के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होते रहता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? किसका करता है? अल्फा बीटा गामा रे हमेशा जो है उससे निकलते रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है? तो बीटा किरण, बीटा में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। और एक बीटा किरण अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व में निकलता है तो उसमें क्या चेंजिंग आता है? परमाणु संख्या में 1 प्लस होता है और द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसी तरह अगर एक अल्फा कण अगर निकलता है तो क्या होता है? द्रव्यमान में 4 की कमी होता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में है, रेडियोधर्मी पदार्थ किसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसके उत्सर्जन से कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा के उत्सर्जन से। क्योंकि गामा जो होता है एक उदासीन होता है। गामा क्या होता है? उदासीन होता है। इसलिए गामा
जब निकलता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न द्रव्यमान पे पड़ता है और न ही परमाणु संख्या पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, अल्फा बीटा गामा वेधन शक्ति आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में क्या है, तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, फिर अल्फा का, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किस किरण की होती है, तो किसका होता है, अल्फा किरण। वहीं आयनिक क्षमता जो होता है, आयनन क्षमता अल्फा का सबसे अधिक होता है और वेधन क्षमता जो है गामा किरण के सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, अल्फा कण में होता है, अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण में 4 गो द्रव्यमान होता है और 2 गो हीलियम के जैसा होता है। हीलियम में क्या होता है, 4 गो द्रव्यमान होता है हीलियम में और 2 गो परमाणु संख्या होता है। जस्ट सेम अल्फा कण भी है, अल्फा में भी 4 गो द्रव्यमान होता है और 2 गो परमाणु संख्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यहाँ से इससे क्या न्यूट्रॉन निकल जाएगा, द्रव्यमान में जब संख्या घटाएंगे 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जो है हीलियम के जैसा होता है। अभी हम बताएं हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 4 गो द्रव्यमान होता है और 2 गो परमाणु संख्या होता है, और इसी तरह अल्फा में क्या होता है, 4 गो द्रव्यमान है और 2 गो परमाणु संख्या है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है एकदम हीलियम के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान निम्न से किसके लगभग बराबर होता है, तो वही हीलियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसमें भी 4 होता है, इसमें भी 4 होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है, बीटा किरणें क्या होता है, तो बीटा किरणें क्या होता है, जिस तरह से आप नाभिक में देखते हैं 72 कक्षा में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, इसी तरह रेडियो एक्टिव पदार्थ के बाहर जो है बीटा किरण चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन की भांति। तो इसी तरह इसका हो जाएगा केंद्रक की चारों ओर जो है घूमने वाली इलेक्ट्रॉन। बीटा किरण जो होता है रेडियो सक्रिय तत्व में केंद्रक की चारों ओर घूमता है, और जैसे अगर कोई परमाणु लेते हैं तो परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो कह सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व का इलेक्ट्रॉन जो है कौन है, बीटा कण है, जो कि चारों ओर केंद्र के चारों ओर घूमते रहता है, इसलिए डी सही हो जाएगा। 68 नंबर 68 में है, बाई किरणें किससे बनी होती है, गामा किरणें, गामा किरणें जो है किससे बनी होती है, तो गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें हो गया, एक्स किरणें हो गया, परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंग किरणें, सारे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। अगर गामा किरणें की खोज की बात की तो खोज कौन किया था, पॉल विलार्ड। गामा किरणें की खोज पूछता है एग्जाम में, कौन किया था, पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था गामा किरण की खोज। वहीं एक्स किरण जानते हैं रोंटगन किया था, परावैंगनी किरण जो है रीटर किया था, अवरक्त प्रकाश हॉर्सेल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होता है, गामा क्षय से क्या होता है, तो गामा क्षय से क्या होगा, गामा तो अल्फा बीटा, गामा उदासीन होता है, गामा भी बताया आपको, गामा जो होता है उदासीन होता है। अगर वह किसी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा किरण निकलता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, ना तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 70, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व कौन हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, कार्बन डेटिंग निम्न आयु के निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग किसको निर्धारित करने में प्रयोग करते हैं, तो जीवाश्म जो पता लगाया जाता है किस विधि से, कार्बन डेटिंग विधि से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन की कौन सी समस्थानिक, तो कार्बन की कौन सी समस्थानिक, C14 C14 केवल, इसमें C12 इंक्लूड नहीं होता है, केवल और केवल C14 का उपयोग होता है, कार्बन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कार्बन तिथि निर्धारण में, केवल C14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु काल 10 दिन है, 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है, 10 दिन है। देखिए अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 ग्राम है
कोई रेडियो एक्टिव तत्व का वेट है। अगली यहाँ पे अर्ध आयु काल दे दिया है 10 दिन, तो मतलब 10 दिन में क्या हो जाएगा, इसके आधा हो जाएगा, नहीं 50 ग्राम रह जाएगा, 50 ग्राम रह जाएगा। अब हमको फिर अगर 50 ग्राम का घट के 10 दिन में कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। यानी 25 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है, 10 दिन ही हो गया, 10 दिन ही 20 दिन लग रहा है। यानी 20 दिन में कितना विखंडन हो जाता है, 3/4 विखंडन हो जाता है। इसलिए आप आंसर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 3/4 भाग जो है विखंडन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है, अर्ध आयु काल 70 दिन है, तो उसी पदार्थ के कितने ग्राम 0.5 ग्राम रह जाएगा, कितने दिन बाद 0.5। अब देखिए अगर हम 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम था मेरा, अब अर्ध आयु काल दे रहा है 70 दिन में, तो ये हो जाएगा कितना, हाफ ग्राम हो जाएगा, हाफ ग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हाफ ग्राम 70 दिन में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही पूछा था 0.25 ग्राम, यानी 1/4 जो है 0.25 ग्राम है, तो कितना दिन में हो गया, 70 दिन ही हो गया, और 70 दिन ई हो गया, यानी 140 दिन। तो 140 दिन से आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु काल 16 वर्ष है। यहाँ देखिए 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ 25% बच जाएगा। तो 25% कब बच जाएगा, आप मान लीजिए 100 ग्राम था, 100 ग्राम था, और ई कर रहा है 1600, इसका अर्ध आयु काल है। अर्ध आयु काल मतलब अगर 100 ग्राम है तो ये बन जाएगा 1600 वर्ष में कितना बन जाएगा, 50 ग्राम बन जाएगा, यही है अर्ध आयु काल। और फिर 50 ग्राम जो है 1600 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। तो यही तो पूछा था 25%। अब देखिए 100 पहले था, अब 25 बचा, तो 25 अंश बच जाएगा कितना में, 1600 ईयर ही हो गया, 1600 ईयर, टोटल कितना 3200 ईयर में। तो इसलिए इसका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ल्यूकीमिया के लिए रोकथाम के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है, तो फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया में किया जाता है। वही आयोडीन 331 का जो है थायराइड ग्रंथि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और सोडियम का जो है रक्त थक्का बना कि नहीं बना, इसको पता लगाया जाता है सोडियम 24 से। यही कोबाल्ट 60 के जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 में है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है शरीर के आंतरिक अबुर्द का उपचार किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन 131 थायराइड का उपचार किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस श्वेत रक्ता का उपचार किया जाता है, ल्यूकीमिया का उपचार किया जाता है। गोल्ड 91 रेटिना दोष, ये इसका गलत हो जाएगा। गोल्ड 91 का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में ही किया जाता है। गोल्ड 91 का उपयोग किस में किया जाता है, गोल्ड 198 तो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उदासीन होता है। कोबाल्ट 60 में क्या होता है, तो कोबाल्ट 60 में गामा रे होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। 79 में देखिए, 79 में है सुमेलित करना है, तत्व इधर दिया है अनुप्रयोग। तो यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं। कोबाल्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में करते हैं। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कहाँ करते हैं, आयोडीन के गलगंड रोग में के उपचार करते हैं, यानी थायराइड ग्रंथि के उपचार में करते हैं। और रेडियो समस्थानिक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको जो है कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हानिकारक विकिरण किससे पैदा होता है ज़्यादा, तो विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से हानिकारक रे जो है निकलता है, जो कि मानव जीवन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु विखंडन प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, एक नए भारी नाभिक का गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों का टक्कर होता है। नहीं, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, यानी वो जो है दो भाग में या 2 से अधिक भागों में जो है टूटता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 82 में देखिए, नीचे एक कथन दिया गया है और एक कारण भी दिया गया है। कथन में क्या है, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, करेक्ट है। वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूटता है परमाणु विखंडन कहलाता है, ये भी सही है। इसलिए दोनों कथन जो सही है, कारण भी सही है, इसलिए
कह सकते हैं अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी करता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम तो पहला नंबर विखंडन पर आधारित है और यही हाइड्रोजन कहता है तो संलयन पर आधारित है। तो यह जो है अनियंत्रित, नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर में, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा होता है? 84 में पूछ रहा है परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा होता है? तो यह जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, नियंत्रित श्रृंखला नहीं होगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है परमाणु विस्फोटन। क्वेश्चन नंबर 85 में जापान पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? तो परमाणु बम का नाम क्या था? एक था लिटिल बॉय जो कि 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, और एक था फाइट मैन जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था और उसके बाद फिर जो है सेकेंड में जो था नागासाकी पे गिराया गया था। यह 6 अगस्त को गिराया गया था और यह जो है 9 अगस्त को गिराया गया था 1945। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 में है, 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, यानी किसका यूज़ किया गया था? तो वो उसमें जो है प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? संलयन के दौरान क्या होता है? संलयन के दौरान क्या होता है? 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही विखंडित होता है, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी न्यूक्लियस निर्माण करता है। सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। 87 का सी करेक्ट हो जाएगा। 88 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 89 में हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है पहले नंबर संलयन अभिक्रिया पे है, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया किस पे? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित है परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन बम विकसित किया, हाइड्रोजन बम कौन विकसित किया? एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन में है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी के द्वारा आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड, कैडमियम की रॉड क्या काम करता है? तो वह जो है अभिक्रिया को धीरे करता है और उसका रिएक्शन, चेन रिएक्शन जो रहता है उसको नियंत्रित करता है। यानी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो होता है उसको अवशोषित करता है। इसमें कैडमियम के छड़ भी प्रयोग करते हैं, या अगर बोरोन की छड़ करता तो बोरोन के छड़ भी प्रयोग करते हैं। इसलिए चेन रिएक्शन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर रॉड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर में देखिए, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाती है। तो मंदक का प्रयोग किस में किया जाता है? 93 का इसमें कर रहा है, नियंत्रित करने के लिए छड़ का प्रयोग करेंगे। मंदित रहता तो ग्रेफाइट हो जाता, लेकिन यहाँ अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए पूछ रहा है, तो नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग करेंगे, लेकिन मंदक कहता तो ग्रेफाइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? विखंडन के द्वारा ही वहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मूल प्रक्रिया क्या है? विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में है, कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलन का प्रयोग में लाया जाता है? कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, यह इसमें द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है कूलांट के रूप में, यानी शीतलन के रूप में। वही ईंधन के रूप में यहाँ थोरियम प्रयोग होता है, जो कि विश्व में यह थोरियम प्रयोग करने वाला प्रथम स्थान रखता है। ऐसा पहला विद्युत प्लांट है जहाँ की थोरियम का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ कूलांट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रवित सोडियम का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 96 में है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। 97 में है,
कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम कौन करता है? भारी जल, D2O। D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है और इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग भी किया जाता है और D2O का प्रयोग भी किया जाता है। दोनों का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं कंट्रोलर रड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरोन के छड़ के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन में है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या अर्थ होता है? भारी जल का अर्थ जो है क्या होता है? तो भारी जल का अर्थ क्या होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या अर्थ होता है? तो भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करना, धीमा करना, चूँकि उसको मंदक कहा जाता है। भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है या ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। मतलब उसका गति जो है धीमा करता है। किसका गति? तो न्यूट्रॉन की गति। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, इसलिए इसको मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल को, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। किसी से परमाणु के रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो भारी जल जो है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। भारी समस्थानिक का ऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह वीडियो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।